नमस्कार, प्रणाम सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इतिहास के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को। और वही प्रश्न लिए गए हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है और सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप प्रश्न देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि प्रश्न कितने वीवीआई हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है हमारे समक्ष, देखिए प्रश्न कहता है क्या कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के किन्हीं दो मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। मतलब आपको इतिहास में तीन तरह के पार्ट्स हमें पढ़ने हैं अभी: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास को भी आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के किन्हीं दो मुख्य स्रोतों के नाम बताना है, यानी कि पुराने प्राचीन इतिहास के बारे में। तो देखिए, प्राचीन इतिहास की अगर जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो प्राचीन इतिहास की जानकारी के हमारे पास मुख्य रूप से दो सोर्सेस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो आपका आ जाता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपका जो होता है पुरातात्विक स्रोत। लेकिन प्राचीन इतिहास की जानकारी में जो अहम मुख्य जो भूमिका अदा करता है वो आपका पुरातात्विक स्रोत ही अदा करता है। पुरातत्व मतलब पुरातत्व के आधार पे, पुरातत्व की सहायता से प्राचीन इतिहास की जानकारी जो होती है हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और अभी तक कहा जाए, जो आप पढ़ते हैं मौर्यकालीन इतिहास, अशोक, ये सब के बारे में, सब मतलब पुरातत्व के आधार पे ही एक तरह से क्या किया गया, तो संकलित किया गया। क्योंकि उस समय की बात को, आज से ईसा पूर्व ईस्वी की बात को, मतलब क्या है, तो सब एक तरह से पुरातत्व के आधार पर टिका हुआ है। पुरातत्व का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। और साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जैसे कोई भी हमें जो जानकारी मिलती है पुराने जो हमारे अतीत के लोगों के बारे में, जैसे कि रामायण के द्वारा, महाभारत के द्वारा, तो जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी लिखित कुछ हमारे पास साक्ष्य होते हैं, सोर्सेस होते हैं, अगर उससे हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है, यानी लिटरेचरल जो होता है सोर्सेस। और पुरातात्विक अंग्रेजी में इसको बोले तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर पुरातत्व क्या होता है, क्योंकि आपने साहित्यिक स्रोत तो समझ लिया। तो पुरातत्व का मतलब देखिए, सेकंड जो प्रश्न है आपका, प्रश्न वही है। प्रश्न कहता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लाया है यहाँ पे। प्रश्न आपका क्या कहता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व जो दोस्तों हैं, पढ़ लीजिए इसको। पुरातत्व का मतलब मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, पूरा का मतलब होता है, समझ लीजिए, पूरा का मतलब हुआ पुराना, उपसर्ग है, और तत्व का मतलब होता है सामग्री। मतलब पुराने सामग्री का जो भाव होता है, कह सकते हैं हम लोग कि जो पुराने सामग्री होते हैं उससे जो अर्थ निकलता है, जो भाव होता है, उसी को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर सिंपल सा टर्म्स वही लिखा गया है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों की जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतीत मतलब बीता हुआ समय, तो अतीत के लोगों की जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसके आधार पे, तो पुरातत्व के आधार पे। और ये जो है वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है, जिसके कारण इसको एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त दिया गया है। जैसे कि अब पुरातत्व के अंतर्गत बहुत सारे चीज़, मान लीजिए जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए, ऐसे भी बहुत सारे आपने सुना है। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि मिट्टी में गल जाती है, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो कि नहीं गलती है। तो पुरातत्व जनरल वही टर्म्स है, पुरानी जो भी वस्तुओं से हमें मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि क्या कुछ हुआ होगा। जैसे आप क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, जब आप पढ़ते हैं उसमें पहला ही जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा पुरातत्व, क्योंकि प्राचीन इतिहास है। और मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया कि प्राचीन इतिहास की ज़्यादातर जो जानकारी होती है हमें कहाँ से मिलती है, तो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। कहता है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, तो पुरातत्व वह विज्ञान है दोस्तों जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और यह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण पुरातत्व जो होता है एक सर्वाधिक मान्यता, मतलब इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी जाना गया। इसके अंतर्गत आपके सिक्के आ गए, अभिलेख आ गए, खंडहर हो गया, स्मारक, ये सब जो है वो सब पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं मित्रों। तो याद रखिएगा, पुरातत्व के अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्या बनता है। देखिए हमारे यहाँ सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक इसके 11 साल बाद 1872 ईस्वी में पूरे भारत में पुरातत्व विषय पर खोज करने के लिए कार्य चला था। जब 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो इसके जो डायरेक्टर जनरल बने वो कनिंघम महोदय बने थे। ठीक है, याद रखिएगा कौन बने थे, कनिंघम महोदय। और फिर उसके बाद 1872 के बाद फिर 1902 ईस्वी में आपके
डायरेक्टर जनरल बने थे सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही, इनके ही कार्यकाल में, नेतृत्व में ही आपने हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ा है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर का उत्खनन करके वहां से कुछ साक्ष्य प्राप्त किए थे। तो याद रखिएगा 1902 में कौन डायरेक्टर जनरल बने, सर जॉन मार्शल, लेकिन सर्वप्रथम कौन बने थे 1861 ईस्वी में, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो याद रखिएगा, क्लियर। तो ये हुआ पुरातत्व, समझ में आ गया। पुरातत्व का मतलब आपके समझ में आ गया। पुरातत्व का मतलब क्या होता है, पुराना तत्व, पुराना ऐसी सामग्री जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, पुराने लोगों के, अतीत के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमारा है फुल ऑन एनर्जी। तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी आप लोग समझिए, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में फुल ऑन एनर्जी के साथ भी। अभी देखिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, कि अभिलेख किसे कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोले तो इंस्क्रिप्शंस। तो देखिए अभिलेख अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रश्न को जब पढ़ाया तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। एग्जाम्पल में सिक्के आपके हो गए, अभिलेख हो गए, खंडहर हो गया और स्मारक हो गए, क्लियर। तो आपने यहाँ पर अभिलेख के बारे में पढ़ा। तो अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो देखिए अभिलेख ऐसा लेख होता था जो स्तंभों, चट्टान, गुफा, मतलब जैसे अभी के टाइम में हमें कोई चीज़ लेटर निकलता है, जैसे अभी मान लीजिए गर्मी का छुट्टी होने वाला है बच्चों का, तो पीडीएफ फॉर्म में एक लेटर निकलता है ना, एक मतलब हम लोग को अभी तो मोबाइल में है, तो डिजिटल इंडिया चल रहा है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो पीडीएफ मिल जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे वो अपना कोई फरमान जारी करते थे तो पत्थरों पे लिखवाते थे, या कोई ताम्र पत्र होता था उस पर लिखवाते थे, ठीक है। आपने देखा होगा जब पुराने ज़माने के सीरियल को देखते हैं तो उसमें एक बहुत ऐसे खुलता है ना, तो वो तो बाद में प्रचलन आया कपड़े पर लिखने का। लेकिन उससे पहले क्या था कि मतलब बहुत पहले क्या था कि चट्टान पे, इस सब पे लिखा जाता था, मतलब कुछ उनके फरमान जारी किए जाते तो उसको लिखा जाता था। तो अभिलेख का मतलब वही होता है कि ऐसा लेख जो स्तंभ पर या चट्टान पे या गुफाओं में या ताम्रपत्रों में, कहने का मतलब है कि जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चित्र खींचते थे, मतलब पता चलता है। जैसे कोई सिक्का जारी हुआ तो उसमें देखा गया कि बाघ का चित्र है, इसका मतलब है कि हाँ भैया बाघ के बारे में, मतलब ये लोग बाघ को सर्वाधिक मानते थे। किसी भी चीज़ का कहीं पे फोटो देख लेना, किसी भी चीज़ का वहाँ पे आपको, आप देख रहे हैं कि नहीं इसका मतलब वहाँ पे कोई साक्ष्य मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और उसी के आधार पे तो इतिहास की ये जो पूरा का पूरा इतिहास एक तरह से क्या है, तो मतलब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर। तो अभिलेख भी उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। ऐसे मैंने पुराने वीडियोज़ में भी इन सभी प्रश्नों को पढ़ाया है और आज भी पढ़ा रहा हूँ। देखिए प्रश्न आपका आया, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे। तो मौर्यकालीन इतिहास कैसी कहानी है भाई, प्राचीन इतिहास की। सिंपल सा बात, सर ने बताया था कि प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से और पुरातात्विक स्रोतों से मिलता है। एक पॉइंट तो यहीं पे क्लियर हो गया कि सर यहाँ पर साहित्यिक स्रोत से और पुरातात्विक स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोत में जैसे कि कौटिल्य, चाणक्य, साहित्य मतलब मैंने बताया कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो कोई भी यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है तो हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं। पहला जो कहता है साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, विष्णु पुराण एवं बौद्ध जैन ग्रंथ से मौर्य इतिहास की जानकारी भी हमें मिलती है। तो ये सब टर्म्स भी याद रखिएगा। अगला देखिएगा, विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो इंडिका भी आपका क्या है, तो इंडिका भी आपका जो है दोस्तों ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर विदेशी यात्रियों का विवरण आपको एक दिया है, तो ध्यान रखिएगा। पुरातत्व में आपका क्या आ जाएगा, तो पुरातत्व स्रोत में अभिलेख आपके आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे। तो इन सब से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अभिलेख की बात आई तो मैं आपको बता दूं मौर्यकालीन इतिहास के बारे में, तो सर्वप्रथम जो है अभिलेख जो हुआ था अशोक के अभिलेख को ही पढ़ा गया था, ठीक है, डिकोड किया गया था। और ये जो अशोक का अभिलेख था इसको 1837 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप जी, इन्होंने इसको सर्वप्रथम डिकोड करके प्रस्तुत किया था। कब, तो 1837 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये याद रखिएगा, क्लियर। अब जो अपना नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या क्या कहता है 5 नंबर, कि किन्हीं 8 महाजनपदों के आपको नाम बतलाने हैं। तो 8 महाजनपद के नाम आपके कौन कौन से हो जाएंगे, मगध, काशी, अवंती, कौशल, गंधार, सुरसेन, कंबोज, मत्स्य। तो ये याद करने वाला है, याद कर लीजिएगा। ऐसे आपको 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ाया गया है, लेकिन आप 8 महाजनपद याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में 8 बड़ा फेमस है, पूछा जाता है।
विवाहों के बारे में, 8 महाजनपदों के बारे में। देखिए प्रश्न 6 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंपल सा टर्म्स, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जो खोजा गया पहला जो नगर था वो हड़प्पा नगर था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारा विभेद भी हुआ, लेकिन अभी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पढ़िए, क्योंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। इस महत्वपूर्ण सभ्यता का पता लगाने का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाएं मोहरें प्राप्त की थी। इसके बाद ही अन्य स्थानों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। मैंने आपको बताया था कि 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक नगर की खोज की गई थी। सर्वप्रथम पहली बार उत्खनन यहीं पे हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के 5 सिद्धांत कौन से थे। चलिए, तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत देखिए दोस्तों, पहला जो आपका है अहिंसा, यानी जीव को चोट न पहुंचाना। तो पहला तो आपका अहिंसा हो गया कि किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना है। दूसरा आपका हो गया सत्य, यानी झूठ नहीं बोलना है। क्लियर। तीसरा है अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करने के लिए। और अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संचयन न करना, मतलब संपत्ति को जमा एकत्रित करके न रखना। और चौथा पांचवा है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब गृहस्थ जीवन को नहीं, गृहस्थ जीवन में इन्वॉल्व नहीं होना, उसी को कहा जाता है ब्रह्मचर्य। अगला देखिएगा, महाभारत में, और जैन धर्म के बारे में आपको पता है, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थकार थे, पहले तीर्थकार आपके ऋषभ देव थे। अगला देखिएगा, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों का उल्लेख करें तो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्र विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, और मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। और ये जो आपके महाभारत है उसमें से भी 8 प्रकार के विवाहों का ही जो है ज़्यादातर वहाँ पे संकलन किया गया है। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या ये 9 नंबर है। प्रश्न क्या कहता है दोस्त, प्रश्न है आपका कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन का उल्लेख करना है। तो कोई भी 4 उल्लेख कर दिए। पहला चंपारण सत्याग्रह, आपको पता है 1917 में हुआ था। नील की खेती के लिए चंपारण गांधी जी आए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर। फिर असहयोग आंदोलन, तो 1920 से महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की थी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह भी चलाया गया था। और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम में, जो कि अहमदाबाद स्थित दांडी में है, 24 दिनों तक पैदल मार्च निकाला था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका है, तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था सामूहिक रूप से कि मतलब आरंभ करो या मरो का भी नारा दिया था। और कहता है कि भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर है। फुल ऑन जोश सर नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको ना। चलिए मैनेज करेंगे, क्लासेस हमारी हर तरह की क्लास होती है, हर तरह का सिचुएशन होता है, समय समय की बात है, लेकिन क्लासेस हो रही है, बस यही है। बाकी क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज भी क्लासेस चलेगी। तो अभी आपके कल सुबह में ही आपका इतिहास का क्लास होगा सुबह में, शाम में आपका हिंदी इंग्लिश का क्लास होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। देखिए 10 नंबर है उपनिवेशवाद क्या क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद मतलब कोई ऐसा राष्ट्र जो कि धन से पूरा परिपूर्ण है। ठीक है, पूरा धन से परिपूर्ण है, उस पर क्या करना, अपना अधिकार यानी कि कब्जा जमा लेना, उसी को कहते हैं दोस्तों उपनिवेशवाद। जैसे कि अब ब्रिटेन ने हमारे ऊपर किया, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर आज किया ना, तो उसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो प्रश्न है आपका कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोनियलिज्म। तो देखिए यहाँ पर किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, इसी को कहा जाता है उपनिवेशवाद। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि गुलामी। ठीक है, तो गुलामी। तो ये 10 प्रश्न मैंने आज कराए, क्योंकि 10 प्रश्न मैंने कराए और फुल आपको लगा भी होगा कि सर जो हैं वो पूरे फुल ऑन जोश नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 10 प्रश्न मैंने आज कराया आपको। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। अगले क्लास में आपकी क्लासेस अब शुरू हो गई, चैप्टर वाइज क्लासेस, क्योंकि वाईफाई ये सब लग गया, सुविधा हो गया है, तो थोड़ा सा लाइटिंग का है तो वो भी हो जाएगा 1-2 दिन में। तो अभी आपकी क्लासेस कंटिन्यू अब चलेगी, तो ध्यान दीजिएगा। सुबह में मैं इतिहास पढ़ाऊँगा, सुबह में अभी इतिहास और भूगोल की क्लास चलेगी, और शाम में जो आपकी क्लास होगी तो शाम में आपका अंग्रेजी का क्लास चलेगा। ठीक है, तो मैं ही लूँगा। क्लियर है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अपने।